नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, सरकार ने पेंशनर्स को पूरी तरीके से कोर्ट में हरा दिया है। कोर्ट ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि रूल 37A के तहत पेंशनर्स को पेंशन तो मिल जाएगी सरकार की तरफ से, लेकिन उनका पेंशन रिवाइज करने का हक सरकार के पास नहीं। अब पूरी तरीके से केस खारिज हो चुका है, तो इसके बाद जो पेंशनर्स यूनियन है वो ये चाहती है कि भाई साहब थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज होगी, या फिर करना चाहते हैं वो थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज। लेकिन एक पेच फंसा रही है यहाँ पर यूनियन है, वो सरकार को बोल रही है कि भाई साहब ये दबाव लगा रही है, वो कह रही है, उन्होंने डिमांड की है सरकार से कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण इतने टाइम से पे फिक्सेशन यानी कि वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों रुके हुए 2017 में। अब 10 साल होने वाले हैं, लगभग 10 साल से पीआरसी वहीं अटकी हुई है, न तो पे फिक्सेशन हो पा रहा है न पेंशन फिक्सेशन हो पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में पे फिक्सेशन तो चलो बीएसएनएल के नफे नुकसान से डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। जब तक कंपनी फायदे में नहीं आती तब तक पे फिक्सेशन नहीं होगा। अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो रोड़ा है वो हमेशा इसी तरीके से अटका रहेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या पेंशनर्स भी पे फिक्सेशन के सहारे हमेशा लटके रहे कि जब तक पे फिक्सेशन नहीं होगा तब तक वेतन पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा? क्या हमेशा कर्मचारियों के पीछे रहे पेंशन? इसलिए पेंशनर्स यूनियनों ने डिमांड की है सरकार से, या दबाव बनाना चाहते हैं वो सरकार पर कि भाई साहब भले ही थर्ड पीआरसी में लागू करने में, थर्ड पीआरसी में कर्मचारियों के वेतन रिवीजन लागू करने में या थर्ड पीआरसी लागू करने में भले ही कंपनी का नफा नुकसान बीच में आ रहा हो, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में आ रहा हो, भले बीच में आए, लेकिन सिर्फ पेंशनर्स के लिए अलग से थर्ड पीआरसी लागू करो, अलग से पेंशन रिवाइज करो, उनका थर्ड पीआरसी के आधार पर ही करो और उनका अलग से करो, और अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में नहीं आना चाहिए। पेंशनर्स के लिए कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा यूनियंस कहती है। अभी दोस्तों मैं अपडेट को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप एक पेंशनर्स हो तो मुझे उसका जवाब, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कि दोस्तों सभी पेंशनर्स साथियों से मेरा एक सवाल है। दोस्तों पे फिक्सेशन यानी कि आपका पेंशन रिवीजन पिछले 10 सालों से रुका हुआ है, 2017 से। आपका ही नहीं, कर्मचारियों का वेतन फिक्सेशन, वेतन वेज रिवीजन भी 2017 से ही रुका हुआ है। वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आप तो पेंशनर्स हैं, घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन जो कर्मचारी है वो तो अभी भाई साहब काम कर रहे हैं, डीमोटिवेट होकर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं कि कब उनका वेतन रिवीजन होगा और कब उनको उनके वेतन में, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के सहारे वो काम भी कर रहे हैं और थर्ड पीआरसी और 4G को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि किसी भी फिक्सेशन, किसी भी पीआरसी को लागू करने के लिए एक फिटमेंट चाहिए होता है। अब फिटमेंट तभी निकलेगा जब आपकी जो सैलरी है उसका लास्ट, यानी कि जब आपकी आखिरी सैलरी है उसके हिसाब से, उसको आधार मानकर आपका पेंशन रिवाइज होगा। यानी कि आपकी सैलरी पे रिवाइज होगी तभी पेंशन रिवाइज होगा। पे फिक्सेशन के लिए फिटमेंट चाहिए होता है, और वही फिटमेंट पेंशन, अपने पेंशन रिवाइज में भी लागू, जब पेंशन रिवाइज लागू करवाते हैं तब वही फिटमेंट की जरूरत होती है। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कैसे, किस तरीके से आप पेंशन रिवाइज करवाओ, क्योंकि अभी पे रिवीजन नहीं हुआ है। पे रिवीजन नहीं हुआ तो फिटमेंट नहीं आया, अभी फिटमेंट नहीं आएगा तो कैसे करवा लोगे? ये कोई सरकारी नियम नहीं है, ये केंद्रीय कर्मचारी या फिर केंद्रीय पेंशनर्स का पे कमीशन नहीं है, जहां पर आप पहले से, जैसे 750 में डी लिंकिंग के पास जाना चाहते थे सभी पेंशनर्स, उनमें पहले से 2016 का उनका फिटमेंट सही था। यहां पर पीआरसी ही नहीं हुई है अभी, यानी कि वर्किंग कर्मचारियों की पीआरसी लागू नहीं हुई है, तो कैसे करवाओ? चलो ठीक है, ये बात की बात है, आप दबाव बनाते हैं, जो अपडेट निकल कर आएगी वो मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा जस्ट सवाल था, इसका आपके मन में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए इस जानकारी को देख लेते हैं कि किस तरीके से पेंशनर
एसोसिएशन है वो लागू करवाते हैं, पेंशन रिवाइज कैसे करवाते हैं बगैर पे रिवाइज किए, अपना पेंशन रिवाइज कैसे करवाते हैं, सरकार से कैसे दबाव बनाए। देखिए दोस्तों, ये सवाल बीएसएनएल के हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स के दिल को छूने वाला है और तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नियम ये कहता है कि कंपनी मुनाफे में होगी तभी वेतन बढ़ेगा, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज। तो फिर सरकार चालू कर्मचारी वर्किंग एम्प्लॉयज को छोड़कर केवल पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवीजन कैसे कर सकती है? काफी पेचीदा सवाल है, लेकिन इसको क्लियर करना जरूरी। देखिए दोस्तों, सरकार किस आधार पर अलग से मंजूरी दे सकती है पेंशनर्स को पेंशन रिवाइज करने की? दोस्तों देखिए, पेंशनर्स के लिए अलग से रास्ता निकालने का सबसे बड़ा आधार है डीलिंकिंग, यानी कि चालू कर्मचारी जो वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन और पेंशनर्स से पेंशन संशोधन को एक दूसरे से अलग करना। अलग अलग कर दो, दोनों अलग हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से करना चाहती है सरकार। इसके लिए 3 दलीलों के आधारों का इस्तेमाल करेगी। पहली दलील तो यह है कि पेंशन का जो भुगतान है वो बीएसएनएल से नहीं होता है, भारत सरकार से होता है। सबसे मजबूत आधार है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का पैसा बीएसएनएल की जेब से यानी कि कमर्शियल प्रॉफिट से नहीं जाता है। रूल 37A के तहत पेंशनर्स की पेंशन सीधे भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि द्वारा दूर संचार विभाग द्वारा दी जाती है। इसलिए बीएसएनएल घाटे में है या मुनाफे में है, इसका पेंशनर्स की जेब पर सीधा या फिर कानूनी असर नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरे आर्गुमेंट है पेंशन एक स्थगित वेतन है, डेफर्ड वेज है, कोई खैरात नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था पहले। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले जैसे डीएस नगारा केस में कहा गया था, उसके अनुसार पेंशन कोई इनाम या फिर कोई मुनाफा नहीं है जिसको आप बाद में दे दो, बल्कि कर्मचारी द्वारा अपनी पूरी जिंदगी की दी गई सेवाओं का कुछ हिस्सा है। जो चालू कर्मचारियों का काम कंपनी के वर्तमान मुनाफे से जुड़ा होता है कि मुनाफा होगा तो आपको सैलरी मिलेगी या फिर इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में। लेकिन पेंशनर्स ने तो अपनी जो अपना काम है पहले ही दे चुके हैं, उसका जो अंशदान है वो आपको उनको मिलना चाहिए। वर्तमान मुनाफे से जुड़ा हो सकता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों का हक उनके पुराने काम पर आधारित होता है। चलो ये तो मैं मानता हूं, लेकिन पे फिक्सेशन से कैसे पहले हो सकता है पेंशन रिवीजन? देखिए दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी क्लोज केवल कंपनियों जैसे पीएसयू पर लागू होता है, सरकार पर नहीं। डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की गाइडलाइन के मुताबिक अफोर्डेबिलिटी क्लोज की कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफे में होनी चाहिए, केवल चालू कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए है ताकि कंपनी दिवालिया ना हो। सरकार चाहे तो एक विशेष कैबिनेट नोट यानी कि कैबिनेट नोट पास करके पेंशनर्स को इस क्लोज से पूरी तरीके से एक्सेप्शन दे सकती है। अब देखते हैं दबाव बनाया जाएगा पेंशनर्स यूनियन ने दबाव बनाएगी तो जरूर हो पाएगा। देखते हैं ये अलग से कैसे लागू हो सकता है। मेरा सवाल है भाई साहब, बहुत कंफ्यूजन भरा है। मैं भी देखना चाहता हूं किस तरीके से अलग से लागू हो सकता है। अगर सरकार केवल पेंशनर्स के लिए इसे मंजूर करना चाहे तो प्रक्रिया कुछ इस तरीके से हो सकती है। पहले तो काल्पनिक पे फिक्सेशन करना पड़ेगा, यानी कि पे फिक्सेशन होगा लेकिन हवा में, इन राइटिंग नहीं होगा, सिर्फ हवा में होगा। मान लिया जाएगा, चलो मान लो पे फिक्सेशन हो गया, उसके आधार पर करेंगे कुछ ऐसा ही नोशनल पे फिक्सेशन, यानी कि सरकार चालू कर्मचारियों के असल में कैश में बढ़ा हुआ वेतन नहीं देगी, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन की कैलकुलेशन के लिए 1 जनवरी 2017 के आधार पर एक काल्पनिक नोशनल पे फिक्सेशन तैयार करेगी। अब उस काल्पनिक पे फिक्सेशन के आधार पर शायद जो पेंशन रिवीजन है वो रियलिटी में हो जाए। डोट का पुराना फार्मूला है, दूरसंचार विभाग डोट ने पहले ही एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसके तहत 1 जनवरी 2017 से बीएसएनएल बेसिक पे और उस समय 119.5% आईडीए जो चल रहा था 2017 में, उसके आसपास उसको आपस में मर्ज करके बिना किसी अतिरिक्त फिटमेंट यानी कि 0% भले नील कर दो फिटमेंट, मत दो फिटमेंट के पेंशन रिवाइज करने की बात कही थी। इससे सरकार पर अचानक से भारी वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज भी हो जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा, उनका आधार मजबूत हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहना है पेंशनर्स एसोसिएशन का। आज की ताजा अपडेट बता दूं दोस्तों, जमीनी हकीकत यह है कि अब बात करते हैं आज की तारीख में क्या चल रहा है। दोस्तों, कोर्ट केस खारिज होने के बाद दबाव, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 7वें वेतन आयोग 7CPC का केस खारिज होने के बाद
पेंशनर्स एसोसिएशन, जो बड़े बड़े पेंशनर्स यूनियन है, उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटने के बजाय पूरी ताकत से डोट और कैबिनेट पर दबाव डालने में लगा दी फिलहाल सभी ताकत। डोट में फाइल की हलचल की अगर बात करूं, एसोसिएशन ने 3 जुलाई 2026 को ही टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर डिमांड की है कि क्योंकि कोर्ट ने भी ये माना है कि पेंशनर्स का रास्ता सिर्फ पीआरसी के तहत निकलेगा, इसलिए डोट को तुरंत अफोर्डेबिलिटी क्लोज में से पेंशनर्स को अलग यानी कि डीलिंकिंग का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट को भेजना चाहिए। यानी कि दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देंगे तो बीएसएनएल का नफा नुकसान पेंशनर्स के आड़े नहीं आएगा। कर्मचारी और पेंशनर्स में मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यवहारिक रूप से यह थोड़ा संवेदनशील मुद्दा भी है, थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है। अगर सरकार केवल पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी मंजूर करती है तो बीएसएनएल के चालू कर्मचारी जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं बीएसएनएल के लिए, इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें थर्ड पीआरसी अभी तक बिल्कुल पेंशनर्स की तरह अभी तक नहीं मिला है। इसलिए सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि कोई नया विवाद खड़ा ना हो जाए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सीधे शब्दों में कहे तो तकनीकी और कानूनी रूप से सरकार केवल पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि उनका पैसा सरकार देती है, बीएसएनएल नहीं। इसके लिए बस सरकार की राजनीतिक इच्छा यानी कि पॉलिटिकली विल पावर चाहिए और एक विशेष कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। अब पेंशनर्स का पूरा भविष्य इस बात पर टिका है कि सरकार से ये विशेष आदेश कितनी जल्दी पास करवा पाते। देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है सभी के लिए, खुशखबरी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कोर्ट केस लड़ा है लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं थर्ड पीआरसी कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए एक साथ लागू हो पाती है या फिर सिर्फ पेंशनर्स के लिए लागू होगी काल्पनिक यानी कि नोशनल तौर पर। देखते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।